रिकॉर्डिंग बीच में ही छोड़ दिया, के लिए माफ कीजिएगा। अब जहाँ छोड़ा था वहीं से चालू कर रहा हूँ। इन बारिश मज़ेदार हो रही है, काश अगर ये लाइव क्लास होता तो उसका भी रिकॉर्डिंग कर पाता, और घनघोर घटा जो छाई है को दिखा पाता। चलो लैंड रिफॉर्म देखो। लैंड रिफॉर्म क्या है? लैंड रिफॉर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। इंस्टीट्यूशनल क्यों बोला गया? ये सरकार के द्वारा किया गया रिफॉर्म था, जिसमें उसने प्रोडक्शन का जो रिलेशन था एक्चुअल फार्मर और लैंडलॉर्ड्स के बीच, उसको बदल दिया। एक कुछ नहीं था, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। जमींदारों से उनकी जमीन छीन ली गई, छीन करके जो वास्तविकता में वहां खेती करते थे उनमें बांट दी गई। तो इसमें हुआ क्या? टेनेंसी राइट्स। पहले क्या जमींदार क्या करते थे कि जब इच्छा करता था तब किसी भी किसान को हटा देते थे वहां से, तो टेनेंसी राइट्स इंश्योर हो गया। इनइक्वालिटी जो थी कि जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और मजदूर जो किसान थे उनके पास कम थी, वो ख़त्म हो गया। और इंटरमीडियरीज को भी ख़त्म कर दिया गया। अगर किसी ने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें एक्चुअली जमींदार दलाल थे, मतलब मध्यस्थ थे, इंटरमीडियरी थे। ये लोग किसानों से लगान वसूल करके अंग्रेजों को देते थे, तो ये इंटरमीडियरी को खत्म कर दिया गया। अब रीजंस क्या था लैंड रिफॉर्म्स का? पहला, इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में क्या है बच्चों? मान लो आज मैं जमींदार हूँ, मैं ए खेती कर रहा है, कल को मुझे ए में कुछ अच्छा नहीं लगा, मैंने हटा दिया, बी को रखा, फिर बी अच्छा नहीं लगा, सी को रखा, फिर डी को रखा। तो इसमें जो सिक्योरिटी होती है वो खत्म हो जाती थी, ये एक पहला कारण था। दूसरा, इनसफिशिएंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहीं मेंटेन नहीं था, बहुत सारी जगह मेंटेन नहीं था, कहीं नहीं बोलूंगा, बहुत सारी जगह मेंटेन नहीं था, कुछ जगह था भी। तो इसके चलते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना क्रेडिट फैसिलिटीज गांव में नहीं दे पाती थी। भाई क्रेडिट देने के लिए वैसा रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ऑफ सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन। आपको पता है सब डिवीजन क्या है? जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ये भी एक प्रॉब्लम थी। और ये तो बता ही चुका हूँ, इनएडेक्वेट कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रहा था। हाई रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो जमींदार करता क्या था, उसने अंग्रेजों से बात करके रखी थी कि मान लो हम तुमको 100 रुपया लगान देंगे, तो किसान से वो 200 300 कुछ भी ले लेता था। परमानेंट सेटलमेंट का नाम परमानेंट इसीलिए था कि किस अंग्रेजों को जो देना था जमींदारों को फिक्स था, बट वो किसानों से 900 1000 कुछ भी ले सकता था, समय के अनुसार बढ़ता जा रहा था। और इसमें एक्सप्लॉइट कौन होता था? सिर्फ किसान होते थे। जब 1947 में अंग्रेज यहाँ से चले गए, तब अब उनको तो लगान किसी को देना नहीं था, तो ये सारा का सारा पैसा खुद ही रख लेते थे। अल्टीमेटली एक्सप्लॉइट कौन हो रहा था? आम किसान हो रहा था। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि जमींदार और इंटरमीडियरी मनी लेंडर ये सबको खत्म करना था। तो आठवां जो प्लान था, आठवां प्लान में कुछ ऑब्जेक्टिव्स फाइनलाइज किए गए। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो देखो। पहला, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्रीगेरियन रिलेशन टू अचीव एन इलिटरेरियन स्ट्रक्चर। एग्रीगेरियन रिलेशन का मतलब होता है किसानों के संग जो रिलेशन है, इलिटरेरियन का मतलब होता है इक्वल स्ट्रक्चर बनाया जाए। भाई जमींदारों को खत्म करो और बराबरी का समाज बनाओ। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशन। भाई जमींदार हट जाएंगे तो एक्सप्लॉयटेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ लैंड टू द टिलर, मतलब जो वास्तविकता में खेती कर रहा है जमीन उसी की होगी, यही गोल बनाया गया। और इससे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन गांव में गरीबों की अच्छी होगी।
इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, अब जब खुद का जमीन रहेगा, खुद की खेती करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और देश और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, देश में अनाजों का उत्पादन बढ़ेगा। फैसिलिटेटिंग लैंड बेस्ड डेवलपमेंट, भाई जो गांव के गरीब लोग थे उनको लैंड दे दिया गया था, अब लैंड रहेगा तो कुछ तो उनकी गरीबी कम होगी। इन्फ्यूजन ऑफ अ ग्रेट मेजर ऑफ इक्वालिटी इन लोकल इंस्टीट्यूशन, लोकल इंस्टीट्यूशन थे उसमें इक्वालिटी को बढ़ावा दिया गया। लैंड रिफॉर्म ने सरकार ने क्या क्या उपाय किए, पहला इंटरमीडियरी को खत्म किया, इंटरमीडियरी वही थे जमींदार थे उनको खत्म कर दिया गया। टेनेंसी का रिफॉर्म हुआ, टेनेंसी रिफॉर्म क्या होता है, टेनेंट का मतलब होता है जिसको आप भाड़ा पे रखते हो, तो इसमें 3 तरह का रिफॉर्म किया गया। क्या क्या था, पहला कि ग्रॉस प्रोड्यूस का 1/5 से 1/4 हिस्सा ही आप ले सकते हो, 1/5 20%, 1/5 25%, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। सिक्योरिटी ऑफ लैंड, किसी भी केस में आप उस टेनेंट को हटाओगे नहीं। और राइट ऑफ ओनरशिप फॉर टेनेंट, देखो जरा, मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म आर द कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप राइट टू द टेनेंट, यहाँ पे टेनेंट को ही उसका ओनरशिप राइट दे दिया गया जिसको आप हटा नहीं सकते थे। अब बोलोगे भैया हर जगह जब टेनेंट को राइट दे दिए गए तो ये क्यों रेगुलेशन ऑफ रेंट और सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली मैंने बताया 3 तरह के जमींदारी सिस्टम्स थे, 3 तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों ने लागू किया था, तो तीनों में कुछ कुछ अंतर था जिसके चलते ऐसा हुआ। वो क्या था वो जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, लैंड होल्डिंग के ऊपर सीलिंग कर दिया गया, सरप्लस लैंड बांट दिया गया, पहले ही बताया। एग्रीगेरियन रीऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन, इसको बोलते हैं, पहले मैं पढ़ लेता हूं, एग्रीगेरियन रीऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के लिए जो हिंदी में शब्द यूज होता है उसको बोलते हैं चकबंदी। चकबंदी क्या होता है, जैसे मान लो आपका कोई जमीन है, से कोई जमीन सॉल्ट लेक में है, कोई जमीन हावड़ा में है, कोई जमीन आपका मुकुंदपुर में है, कोई जमीन आपका बड़ा बाजार में है, कोई आपका गिरीश पार्क में, कोई पार्क स्ट्रीट में है। कंसोलिडेशन का मतलब हुआ कि आपका सारा जमीन अब एक ही जगह चला आएगा, से सॉल्ट लेक में ही आपको सारा, आपका हर जगह 1-1 बीघा था 10 जगह, तो अब 10 जगह न लेके एक ही जगह सॉल्ट लेक में आपको 10 बीघा दे दिया जाएगा। अब प्रिवेंशन ऑफ सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब और जमीन का बंटवारा ना हो इसको भी रोकने का प्रयास किया गया। कोऑपरेटिव फार्मिंग आपको पहले ही बता दिया था, कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या हो रहा था कि 10 लोग हैं, सबके पास 1-1 बीघा जमीन है, तो सब कोई अपना जमीन को इकट्ठा करके उस पर खेती करेगा। एवोल्यूशन बेटा आप खुद पढ़ लेना, एवोल्यूशन का मतलब होता है, जैसे आपका मैं टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद आपका कॉपी चेक करूंगा तो बताता हूँ ना, कोई बच्चा पास हुआ, कोई फेल हुआ, किसी का मार्क्स ज्यादा है, किसी का कम आया, वही इवैल्यूएशन होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अभी का जो ट्रेंड है थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना। कोऑपरेटिव फार्मिंग बता ही चुका हूँ, when small plots of land holding of individual farmers are pulled together into one unit, 1-1 बीघा जमीन 10 लोगों की है, उसको इकट्ठा करके 10 बीघा पे इकट्ठे खेती करना ही कोऑपरेटिव फार्मिंग है। फायदा क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप बच्चों आप सभी ने सुना होगा कि अगर हम लार्ज स्केल पे कोई काम करते हैं तो बेनिफिट होता है, ये तो क्लास 11-12 में ही पढ़ाया जाता है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमको मिलेगी। सेकंड भाई, अब यहाँ पे कुछ वर्कर्स रिलीज हो जाएंगे, पहले 10 लोग 10 खेतों पे खेती कर रहे थे, अब तो 1-2 लोग ही मिलके कर लेंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे, नॉन एग्रीकल्चर का काम करेंगे। नॉन एग्रीकल्चर जैसे मार्केटिंग करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करेंगे, स्टोरेज पे काम करेंगे। अच्छा, जब आप 10 लोग मिला करके काम करोगे तो नेचुरल सा बात है आपके पास कुछ बचेगा भी, मार्केटेबल सरप्लस आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब हुआ कि
अब मिल करके लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में एक टर्म सुना होगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर में क्या हुआ कि अलग अलग काम अलग अलग लोग स्पेशलाइज तरीके से करने लगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जब 10 लोग हैं और उनका खेत मिला दिया गया, खेती इस प्रकार से हो रही है, तो कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेंगे और इनका क्रेडिट वर्थीनेस, जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, गुडविल होता है, वो भी ज्यादा रहेगा, इनको क्रेडिट आसानी से मिलेगा। ये सारा फायदा है। अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट है? बोल रहा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ेगी। भाई 10 लोग थे, आप सब कुछ करके 8 लोग काम कर रहे हो, फिर भी 2 लोग बचे रह गए, तो ये बेकार हो गए। अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर अल्टरनेटिव्स। कहा जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने का और भी तरीका है, ग्रीन रेवोल्यूशन अपना लो। आप कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्यों जा रहे हो? कुछ मैनेजरियल डिफिकल्टीज होती हैं। मैनेजरियल डिफिकल्टीज का मतलब क्या हुआ कि भाई जब 10 अलग अलग जगह के पृष्ठभूमि के लोग मिलेंगे तो उनके विचार हर जगह एक जैसे होंगे, ये जरूरी नहीं है। और इंडिपेंडेंस आपकी खत्म हो जाती है। मतलब पहले आप आजाद तरीके से काम कर रहे थे, अब आजादी आपकी छिन गई। मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार जस्ट आप रीड कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको पढ़ा के अपना टाइम का वेस्टेज नहीं करने का है। रूरल क्रेडिट का मतलब क्या होता है? द नेसेसिटी ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज को रूरल क्रेडिट बोलते हैं। किसानों के लिए, किसानों के से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए। ये 3 टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर 15 महीना से कम है तो शॉर्ट टर्म हो गया, 15 महीना से कम के लिए लोन चाहिए। अब 15 महीना से लेके 5 साल तक का लोन चाहिए तो मीडियम टर्म, और 5 साल से अधिक चाहिए तो लॉन्ग टर्म। सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है भाई? नॉन इंस्टीट्यूशनल, मतलब कोई संस्था नहीं है, आप हमसे लोग लोन ले रहे हैं तो मनी लेंडर्स। अब मनी लेंडर्स का ब्याज दर बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको सही में जानना मनी लेंडर्स क्या है तो एक मूवी देख लेना कभी जीवन में टाइम मिले तो, मदर इंडिया। इसमें 10% या 20% महीना का ये लोग ब्याज लेते थे। फिर ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स, जो व्यापारी होते हैं उनसे लोग उधारी ले लेते हैं। कमीशन एजेंट्स जो आपका माल बेचने में हेल्प करते हैं, तो इनसे लेने से फायदा उन हमको क्या होता है, किसानों को, कि इनको टाइम पे पैसा मिल गया, लेकिन ये लोग बहुत कम दाम पे फिर वही सामान उनका फसल खरीद लेते हैं। रिलेटिव फ्रेंड से ले सकते हैं और ब्याज वगैरह उतना चार्ज नहीं करते, और जमींदारों से लिया जा सकता है। सबसे खतरनाक जो है मनी लेंडर्स हैं और जमींदार हैं। इन दोनों के वजह से ही हमारे देश का जो कृषि का विकास है और किसानों की आत्महत्या बढ़ी है। कृषि का विकास इतना कम घटिया लेवल पे चला गया। ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट फ्लड आने पे, फमाइन आने पे तकावी लोन इशू करती है, तो गवर्नमेंट से लोन लिया जा सकता है, कोऑपरेटिव से लोन लिया जा सकता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक से लैंड गिरवी रख के लोन लिया जा सकता है, कॉमर्शियल बैंक एसबीआई वगैरह से ले सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक से ले सकते हैं। देखो, लोन कोई भी ले, आप लो, मैं लूं, एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, कुछ भी हो, बैंक हमेशा देखते हैं कि सामने वाले का औकात है या नहीं पैसा देने का। और किसानों का तो भाई स्थिति आप समझ ही रहे हो। और सरकार ने एक आदत भी डाल दी है लोन माफ करने की। तो प्रॉब्लम अब पढ़ लेते हैं कि एग्रीकल्चर रूरल क्रेडिट में प्रॉब्लम क्या है। इनसफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट। भाई इंडस्ट्री वगैरह की तुलना में देखो, एग्रीकल्चर में जो लोन दिया जा रहा है वो कम है। कम होने का कारण खुद किसान भी है, पैसा लेने के बाद लौटाते नहीं है, ये एक बड़ी दिक्कत है। सरकार, अच्छा किसानों की गलती भी नहीं है, सरकार की गलती एक्चुअल में। सरकार ने आदत धरा दी है कि आप लोन लो, फिर हम सत्ता में आएंगे तो आपका कर्ज माफ कर देंगे।
इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शंस, अब किसी किसान को मान लो 1 लाख चाहिए तो उसको 1 लाख नहीं मिलेगा, उसको 20,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा, उसमें वो क्या करेगा? मान लो ट्रैक्टर लेना है तो वो एक पहिया खरीद पाएगा। लेसर अटेंशन टू ऑफ पुअर फार्मर्स, भाई गरीब जो फार्मर है उसको तो लोन मिलता ही नहीं है, वो बेचारा इतना गरीब है उसके पास, उसको लोन देगा कौन? पुअर फार्मर्स को लोन मिलना बहुत ही मुश्किल है। ग्रोइंग ओवरड्यूज मतलब वही बता रहा है कि किसान अपना टाइम पे पैसा तो देते नहीं है, तो ड्यू डेट के बाद भी इनका लोन का ब्याज बाकी का बाकी रह जाता है। और अब तो हमारे देश में ट्रेंड भी चल रहा है कि हम सत्ता में आएंगे कर्ज माफ कर देंगे तो किसी को देना ही नहीं है। इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल कवरेज भी बहुत इनएडिक्वेट है, यानी इसका मतलब हुआ कि हर गांव में बैंक आपको नहीं मिलेंगे। रेड टेपिज्म का मतलब होता है, हिंदी में जो शब्द का अर्थ है वो है लाल फीताशाही। इसमें होता क्या है कि इतने सारे फॉर्मेलिटीज हैं, इतने सारे रूल्स हैं लोन देने के पहले कि जो कम पढ़ा लिखा किसान है वो पहले ही डर जाता है, वो लेता ही नहीं है। तो स्टेप्स क्या क्या लिए गए ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? पहला, प्रोसीड्यूरल सिंप्लीफिकेशन करो, जो इतना लेंदी प्रोसेस है उसको कम करो। और ब्रांच मैनेजर को आप थोड़ा पावर बढ़ा दो ताकि वो अपने इच्छा अनुसार लोन दे पाए। बोल रहा है कि हर स्टेट में एक स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर बैंक बना दो। एक स्कीम है कंपोजिट कैश क्रेडिट स्कीम, इसमें नया लोन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया और 10,000 के ऊपर, मैं एक बार इसको पूरा रीड करता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोजिट कैश क्रेडिट टू फार्मर्स, introduction of new loan products with saving components, cash disbursement of loans, dispensation of no due certificate, and discretion to bank on matter relating to margin security requirement for agricultural and above 10,000। बोल रहा है कि 10,000 के ऊपर जो भी लोन रहेगा उसमें कंपोजिट कैश क्रेडिट लिमिट लगा दो। और बैंक मैनेजर के ऊपर बहुत सारी चीजें, बैंकों के ऊपर जो सर्विस ब्रांच थी, लोकल ब्रांच थी, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई। कैश क्रेडिट फैसिलिटी दी गई किसानों को, किसान क्रेडिट कार्ड है, लोग इसका बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। ये मेरे हिसाब से सबसे कामयाब कदम था गवर्नमेंट का। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया जिसका कॉर्पस था 10,000 करोड़, मतलब गांव में फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। फार्म क्रेडिट पैकेज, ये वही बता रहा हूँ कि सरकार आई थी, बोली हम तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे। देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द फार्म क्रेडिट पैकेज इन जून 2004 विच एम्ड एट डबलिंग द फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर। अच्छा सॉरी, माफी वाला ये वाला है। यहाँ पे उसने क्या किया कि जो लोन का अमाउंट था उसको बढ़ा दिया। जैसे इतना पहले लोन देना था, उसने बोला कि अभी अमाउंट को बढ़ाओ, डबल कर दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना का लोन जाना चाहिए, लगातार बढ़ते जा रहा है। डाटा आपको उतना याद करने का दरकार नहीं है, जितने बड़े डाटा होते हैं काम के नहीं होते हैं, आप नहीं याद करोगे, पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। 2008-9 में क्या हुआ था, यूपीए गवर्नमेंट ने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का लोन का कर्ज माफ कर दिया था। देखो लिखा हुआ है डेप्ट वेवर स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 करोड़ का, इतना का कर्ज माफ हुआ था। ठीक है, और यहीं से लोन न देने की परंपरा भी स्टार्ट हो गई। कॉजेज ऑफ रूरल इंडेप्टनेस, गांव में कर्ज इतना ज्यादा है, इसका कारण क्या है? सबसे पहला है गरीबी, दूसरा है एंसेस्ट्रल डेप्ट, मतलब मेरे पिताजी ने लोन लिया था, अब मैं उसको चुका रहा हूँ, ये फिर मेरा बेटा भी उसी को चुकाएगा। भाई 10-10% पे मनी लेंडर से लोन लेंगे तो क्या होगा?
सोशल एंड रिलीजियस नीड्स, भाई गांव में आपको पता ही है, जब तक जियो शान से जियो, कर्ज ले लेके घी पियो। मतलब भाई शादी एकदम धूमधाम से करेंगे, भले खेत बेचना पड़ जाए। कोई रिलीजियस नीड है, त्योहार मनाना है, वो भी धूमधाम से करेंगे, भले उसके लिए लोन लेना पड़ जाए। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लिटिगेशंस, अगर आपने प्रेमचंद्र की एक कहानी पढ़ी होगी, मुझे याद नहीं आ रहा वो दोनों पात्रों का नाम, उसमें दोनों गरीब किसान रहते हैं बट आपस में खूब लड़ते हैं। केस फौजदारी में सब कुछ, उनका जमीन जायदाद सब कुछ बिक जाता है। तो गांव में ताव में लोग ज्यादा रहते हैं, और ताव में रहने के चलते केस भी बहुत ज्यादा होता है, और वो केस लड़ने के चक्कर में उनका खेत बार घर बार सब कुछ बिक जाता है। कोरोना के चलते अभी लिटिगेशन में इंक्रीज बहुत ज्यादा हुआ है। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, भाई वो लोग बैकवर्ड तरीके से करेंगे तब प्रोडक्शन कम होगा। और जो हमारा मनी लेंडिंग सिस्टम है वो भी इतना डिफेक्टिव है कि जिसको एक्चुअल में लोन का दरकार है उसको मिल नहीं पाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम है, पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग समझो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंप्राइजेज ऑफ ऑल ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर, मतलब किसान ने अनाज उगाया और हम लोग खा रहे हैं, इसके बीच में जितनी भी चीजें आती हैं, कलेक्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, ये सारा किस में आ जाएगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या क्या है, पहला लैक ऑफ स्टोरेज, हमारे देश में जितना स्टोरेज होना चाहिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह वो कम है। दूसरा डिस्ट्रेस सेल क्या होता है, भाई किसान फसल उगने के साथ ही बेच करके पैसा लेना चाहता है, उसके पास माल रखने का जगह नहीं है और कोल्ड स्टोरेज की ऐसी कमी है तो वो डिस्ट्रेस सेल करता है। ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा नहीं है। मंडीज अनफेवरेबल है, मतलब मंडीज हर जगह है नहीं, जहाँ पे है वहां पे कुछ लोगों का ही राज चलता है। इंटरमीडियरीज ही सारा पैसा खा जाते हैं। मार्केट अनरेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड मार्केट में तरह तरह की गैर कानूनी गतिविधियां चलती रहती हैं। लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, भाई शेयर मार्केट तो है नहीं कि हर चीज लिस्टिंग होता है। गरीब किसान ऐसे ही कम पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट होता नहीं है, सीधा साधा किसान है, तो लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। किसानों में ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, उसका भी उसको नुकसान होता है। किसान अपनी उपज का ग्रेडिंग नहीं कर पाते, जैसे देखोगे एक अमरूद वाला जब अमरूद खरीदता है पूरा का पूरा एक बंडल में, हम लोग अपना लोकल में खांची बोलते हैं, तो उसमें क्या करता है, छोटा अमरूद को अलग करता है, बड़ा को अलग करता है, छोटा वाला का 5 लेगा, बड़ा वाला का 10 लेगा, लेकिन जिससे उसने खरीदा होगा वो सब 2 रुपये के भाव से ही सारा खरीद लिया होगा। तो ग्रेडिंग नहीं होने के चलते भी किसानों को नुकसान होता है। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, पहले ही बताया। अनफेवरेबल कंडीशन, भाई किसानों के साथ फेवरेबल क्या है, कुछ भी फेवरेबल नहीं है, सब कुछ उनके खिलाफ ही जाता है। 3 तरह के किसान हैं, बिग, स्मॉल एंड मार्जिनल। बड़े किसानों को तो कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है, जो छोटे मझोले किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको उनके साथ कुछ भी अच्छा ही नहीं होता है। मेजर्स क्या क्या है, मतलब उनका उपाय क्या है, पहला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट बनाया जाए जिसका रेगुलेशन और सरकारी नियंत्रण हो। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को बनाया जाए। स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाई जाए। मार्केट यार्ड्स और बाकी फैसिलिटीज भी बढ़ाई जाए। ट्रेड बढ़ाया जाए। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सबको दिया जाए, मार्केट का इंफॉर्मेशन, रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जाए, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग बढ़ाया जाए, सुटेबल एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी हो। देखो सब कुछ किया जाए, करेगा कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहाँ कर देती है, कागजों में सब काम कर देती है, वास्तविकता के धरातल पे कुछ हो नहीं पाता है। प्रॉब्लम जहां की तहां वैसे की वैसे रह जाती है। अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि किसी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, हर एक सरकार आती है कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रही है, बट जो होना चाहिए वास्तविकता में वैसा हो नहीं पाता है। जो एक्चुअल स्पीड है काम की वो हो नहीं पाती है।
डिस्कस इन ब्रीफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी। इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज का क्या कंसिक्वेंसेज है? इकोनॉमिक रिफॉर्म बोल रहा है कि 1991 में जो हमारी इकोनॉमी में एलपीजी पॉलिसीज आई थी, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो आया, उसके चलते क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो नंबर 1 है हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ गया और एग्रीकल्चर अब डाइवर्सिफाइड हो गया। हम लोग क्या किए कि हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल क्रॉप पे अब ज़्यादा ध्यान देने लगे, जहाँ से माल आएगा। अब देखो फ्रूट, फल, सब्जियाँ, मसाले, काजू, नारियल, फ्लोरिकल्चर मतलब फूल फ्लावर वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ा, यानी ये जितना भी चर्चा किया अभी हम लोगों ने वो सबका प्रोडक्शन बढ़ा। इंक्रीज इन फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन, प्रेजेंटली अबाउट 35,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है, वहां पे जितने फूल उगाए जाते हैं वो सारा के सारे क्या हो जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं। फिर फ्री ट्रेड होने लगा। अब तो बड़े बड़े किसान देखते हैं कि हम किस फसल का किस देश में डिमांड है, वैसे ही वो सामान उगा करके वहां भेजते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनी फ्लावर सेक्टर में, और उनको एयर फ्रेट्स में सब्सिडी भी दिया जाने लगा। फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग क्या होता है पहले इसको समझो। जैसे टमाटर आप जानते होगे, टमाटर से सॉस बना दोगे, 1 किलो टमाटर का कम दाम है, बट अगर सॉस बना दोगे तो उससे 10 गुना दाम में बिक जाता है। तो ये जो टमाटर से टमाटर का सॉस बनाने को ही फूड प्रोसेसिंग बोला जाता है। सरकार ने इस पे बहुत काम किया है, फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने पे। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, भाई नया नया टेक्नोलॉजी लगाओगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और विदेशी से टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ ज़्यादा आ रही है। डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज, जो बैकवर्ड एरियाज थे वहाँ पे अब हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के चलते क्या हो रहा है, डेवलपमेंट बढ़ा है। बायोलॉजिकल टेक्निक अपनाने के चलते क्या हुआ है, इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन हो रहा है और हम लोगों का भी सेफ्टी ध्यान में रखा जा रहा है। अब देखोगे ये नई नई चीजें हुई हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, देश में इन्वेस्टमेंट भी एग्रीकल्चर में बढ़ा है। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इन विच ईयर फर्स्ट एंड सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड, तो पहला कब डिक्लेयर्ड हुआ था 1948 में, दूसरा कब डिक्लेयर्ड हुआ था 1956 में। मेंशन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, आयरन स्टील सीमेंट इंडस्ट्री है। मेंशन 3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, स्मॉल स्केल में हैंडीक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम है, कोयर है। इंडस्ट्रियल रिसेशन किसको बोलते हैं, अ सिचुएशन इन इंडस्ट्री व्हेन डिमांड इज स्लगिश, डिमांड है ही नहीं, आउटपुट बढ़ नहीं रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ऊंचाई पे है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिसेशन। दो फीचर्स एग्जिट पॉलिसी का क्या था, नंबर 1 द सिक इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी क्लोज डाउन, मतलब जो बीमार इंडस्ट्रीज है, जो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है उनको बंद करो। द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो सरकारी संस्थाएं प्रॉफिट नहीं कमा रही आप उनको बेच दो। देख रहे हो मोदी जी सब कुछ बेच रहे हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, एयर इंडिया बेच दूंगा, बीएसएनएल बेच दूंगा, बट मैं देश नहीं बिकने दूंगा। व्यंग है, मैं पॉलिटिशियन से दोस्ती दुश्मनी दोनों में ही बिलीव नहीं रखता, हम लोग आम आदमी हैं, आम ही रहना चाहिए अमरूद नहीं बनने का है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यही हुआ कि जो सरकारी संस्थाएं आप उनको बेच दो। तो ये गवर्नमेंट 2021 में करीब करीब 35 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच रही है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भाई स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारे देश में सर्वाइव क्यों कर पाई, इसका क्या कारण है। पहला यूज ऑफ लोकल इनपुट, दूसरा गवर्नमेंट का भी हेल्प मिला, अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन उनको मिला, वहाँ पे लो सोशल कॉस्ट था,
और स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम्स क्या है? रॉ मटेरियल कलेक्शन, भाई रॉ मटेरियल मिलना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उनके पास जो मेथड्स है उतने डेवलप नहीं है जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के हैं। प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, वो अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, कैपिटल नहीं है उनके पास। भाई कैपिटल होता तो स्मॉल थोड़ी होते यार, समझा करो बात को। प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, ये क्या प्रॉब्लम है कि विदेशों से बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रोडक्ट आ रहा है, चाइना से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, अब भारत में वो क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम रहेगी। मेंशन टू सिक इंडस्ट्रीज, टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको ये सिक इंडस्ट्रीज में आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव था लिबरलाइजिंग द इंडस्ट्री फ्रॉम रेगुलेटरी डिवाइस सच एज लाइसेंस और कंट्रोल से इनको लिबरलाइज कर देना है। अब लाइसेंस का दरकार नहीं है आप लोगों को। स्मॉल स्केल सेक्टर को सपोर्ट बढ़ाया जाए। कॉमन मैन के फायदा के लिए अब कंपटीशन को बढ़ाया जाए। भाई कंपटीशन जब आएगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिक कम होगा और क्वालिटी बढ़ेगी। चौथा था पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को बिजनेस लाइन पे चलाया जाए, मतलब बिजनेस मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट, और लॉसेस को कम किया जाए। पांचवा प्रोवाइडिंग मोर इंसेंटिव फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड एरियाज। कोई बैकवर्ड एरिया है नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में, आप इंडस्ट्री लगाओगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं सरकार देगी। और छठा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होने से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव के साथ सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया था। इसका फीचर्स क्या क्या है? पहला है एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। सरकार पहले क्या होता था ना कि लाइसेंस लेना कंपलसरी था कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, बट सरकार ने धीरे धीरे इन 6 इंडस्ट्रीज को छोड़ करके सबका लाइसेंस का सिस्टम खत्म कर दिया। पहले 18 इंडस्ट्रीज थी जहां लाइसेंस लेना एकदम कंपलसरी था, और अब ये, और अगर आप अपडेट देखोगे, मैंने 2021 अभी चल रहा है, तब और भी चेंजेस हुए होंगे। ये मैं आपके जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की बुक है उसके अनुसार ही बता रहा हूँ। अल्कोहल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, hazardous केमिकल, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, सिगरेट और डिफेंस, ये छोड़ करके सब जगह लाइसेंस कैंसिल, खत्म कर दिया गया है। पॉलिसी रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर, सरकार को भी बोला गया है कि सरकार सिर्फ 3 चीजों पर नियंत्रण रखेगी, अब सब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देगी। एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और मिनरल्स जो एटॉमिक एनर्जी में काम में आते हैं। पॉइंट नंबर 3, 4, 5 होना चाहिए। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। थर्ड नंबर है एबोल्यूशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट में क्या था कि कोई भी फर्म 100 करोड़ से ज्यादा का एसेट नहीं रख सकती है, इसको खत्म कर दिया गया। तभी तो आज कई लाख करोड़ की कंपनियां बन गई हैं। अदरवाइज 100 करोड़ का ही लिमिट रहता तो भारत की कोई भी कंपनी बड़ी नहीं हो पाती। फॉरेन कैपिटल और फॉरेन टेक्नोलॉजी का फ्री एंट्री कर दिया गया। कोई भी विदेशी कंपनी चाहे तो भारत में कैपिटल लगा सकती है, भारत में टेक्नोलॉजी भी ला करके अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है। लिबरलाइजेशन ऑफ लोकेशन पॉलिसीज। लिबरलाइजेशन मतलब छूट देना होता है, आपने उसमें छूट दिया कि कहीं पे भी इंडस्ट्री आप सेटअप कर पाओ। अब कहीं पे मतलब शहरों में नहीं करना है। बोल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटीज विथ पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 मिलियन, इनका आबादी 10 लाख से ज्यादा है, इंडस्ट्रीज अदर देन दोज ऑफ नॉन पोल्यूटिंग विल बी लोकेटेड आउटसाइड 20 किलोमीटर ऑफ सिटीज। इसी तरह अलग अलग जगह अलग अलग नियम बनाए गए, लेकिन नियमों में बहुत हद तक छूट दी गई। फिर इवोल्यूशन आ गया, तो इवोल्यूशन में बोलूंगा, आप खुद से पढ़िएगा, नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था? इंक्रीज इन द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, भारत का विकास दर बढ़ा है। मर्जर एक्विजिशन देश में बढ़े हैं, बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को खरीदा, भारतीय कंपनियों ने विदेशियों को भी खरीदा। क्वालिटी बढ़ा है,
अब हम लोग जो सामान बना रहे हैं ये विश्व के लिए भी बना रहे हैं। मतलब पहले क्या था कि भारत की जो कंपनियां थी भारत के लिए ही ज्यादा प्रोडक्शन करती थी, भारत के मार्केट को देख के। अब वर्ल्ड मार्केट को देख करके प्रोडक्शन हो रहा है। हमारा वर्क कल्चर, क्वालिटी, कॉस्ट कॉन्शियसनेस सब कुछ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और लेबर इंटेंसिव से हम लोग अब कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ बढ़े हैं, नई नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेड यूनियंस का प्रेशर कम हो गया इसके चलते। वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम टमाटर का एक्सपोर्ट ना करके सॉस का एक्सपोर्ट करेंगे, यही हुआ वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट। अवेयरनेस एंड स्ट्रेस ऑन क्वालिटी एंड R&D। अब क्वालिटी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, स्केल इकोनॉमीज पे, रैपिड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, ये सब पे हम लोग ध्यान देते हैं। ब्रांड बिल्डिंग पे हम लोगों ने ध्यान दिया। जैसे आप देखो भारत में बड़े बड़े ब्रांड हो गए, टाटा, जियो, बिरला। टाटा बिरला तो पहले थे, जियो एक बड़ा ब्रांड है, एयरटेल हो गया। इसी तरह हर सेक्टर में बहुत सारे ब्रांड अब पैदा हो गए हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था भाई? नेगेटिव इम्पैक्ट में डोमेस्टिक फर्म्स को बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़ा, और वो पहले कंपटीशन झेली नहीं थी तो दिक्कत आया। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या हो गया? डिक्लाइन हुआ है। शॉर्टकमिंग्स क्या था इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में? कुछ तो कमियां थी। क्या क्या था? नीड फॉर फर्दर इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन। बोला कि इसमें और भी डीरेगुलेशन हो सकता था, मतलब सरकार अगर चाहती तो और ज्यादा डीरेगुलेट कर सकती थी मार्केट को, जो सरकार ने किया नहीं। फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब हुआ कि सरकार इन इंडिया द फिस्कल डेफिसिट आर स्टिल वेरी हाई एंड नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। मतलब सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है। अब बोलोगे भैया फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? भाई सरकार का खर्च सरकार के इनकम से ज्यादा है, और ये अभी भी बहुत हाई लेवल पे है। सरकार को इसको कम करने पे ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे ध्यान दे सरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स, पावर प्लांट्स, पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, ये कैसे अच्छा से अच्छा हो। फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए। और सरकार ऐसा ना करे कि किसी का भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, प्लांट डिसइन्वेस्टमेंट करे। कौन सी इंडस्ट्रीज का करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। अदर मेजर्स में है कि रिफॉर्म्स को स्टेट को भी देना चाहिए कि स्टेट्स भी कुछ रिफॉर्म करे। लेबर लॉज में रिफॉर्म होना चाहिए, और लीगल सिस्टम बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि कोई मतलब जो पुराने लॉज थे उनको खत्म करो, नया लॉज बनाओ, जो हमारे अंदर कमियां दूर करो इसका, ताकि कोई भी इसका नाजायज फायदा न उठा पाए। सिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? सिक इंडस्ट्री उसको बोलते हैं जिसका क्यूमुलेटिव लॉस। क्यूमुलेटिव लॉस का मतलब होता है कि पिछले कई सालों का लॉस एट द एंड ऑफ एनी previous year is greater than or equal to net worth of the company। नेट वर्थ तो आप लोग को पता है, इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग। मान लो इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग 10 लाख है और आपका क्यूमुलेटिव लॉस 11 लाख आ रहा है, तो आप सिक इंडस्ट्री में चले जाओगे। कारण क्या है सिक इंडस्ट्री का? एक्चुअली ये सब क्वेश्चंस पहले आता था, आप देखो जरा ईएस को। अभी किसका बात आ गया है? पावर क्राइसिस। पहले पावर क्राइसिस बहुत ज्यादा थी, रॉ मटेरियल का इरेगुलर सप्लाई था, इकोनॉमिक रिसेशन बहुत ज्यादा होता था, गवर्नमेंट पॉलिसी के चलते भी हमारा इंडस्ट्रीज में सिकनेस आता था। इंटरनल कॉजेस थे कि पहले हमारे यहाँ अच्छे मैनेजर्स नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग प्लानिंग नहीं करते थे, प्लानिंग डिफेक्टिव रहती थी, जिसका खामियाजा अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज को भोगना पड़ता था। आपने नाम सुना होगा हिंदुस्तान मोटर्स, जो एम्बेसडर कार बनाती है, वो बर्बाद हो गई सिर्फ डिफेक्टिव प्लानिंग के चलते। टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में बहुत बार प्लानर्स ने गलती की, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं ली। फाइनेंस का दिक्कत आया कंपनियों को, मैनेजरियल इनकम्पिटेंस, लेबर डिस्प्यूट, ये सारे कारण थे
जिसके चलते इंडस्ट्री सिक होती गई। मेजर सरकार ने क्या उठाए? कॉपरेशन अमंग कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। भाई आपको पता है आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई ये सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जो कि इंडस्ट्री को लोन देते थे। इनमें और कमर्शियल बैंक में कॉपरेशन का सरकार ने चेष्टा किया, कोऑर्डिनेशन का प्रयास किया डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और एंटरप्रेन्योर्स के बीच में। इंडस्ट्रियल यूनिट का जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था उसका स्क्रूटनी होगा, छानबीन होगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इंडस्ट्री सिक हुई। वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक मार्केटिंग सिस्टम के लिए सरकार ने प्रयास किया कि जो मार्केटिंग सिस्टम है भाई, अल्टीमेट देखो कोई भी इंडस्ट्री वो बर्बाद कब होती है? जब वो सेल नहीं कर पाती है। अब सेल साइंटिफिक तरीके से करोगे, मार्केटिंग अच्छे तरीके से करोगे तो होगा क्यों नहीं। सरकार ने इस पे जोर दिया। अनरियलाइज क्रेडिट था उसको रिवाइव करने का प्रयास किया। भाई जिसके पास मशीनरी की कमी थी, एप्रोप्रिएट मशीनरी टेक्नोलॉजी जो सरकार दे पाएगी, सरकार ने उधर कदम बढ़ाए। इंडस्ट्रियल रिलेशन भी सरकार ने इंप्रूव करने का प्रयास किया। मैनेजमेंट को बहुत बार क्या हुआ, आप अगर रिसर्च करोगे तो पता चलेगा, बहुत बार सरकार ने अगर कोई मैनेजमेंट बहुत घटिया तरीके से काम कर रहा था उसको हटा करके एफिशिएंट मैनेजमेंट को हाथों में कंपनी को दे दिया था। और कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जाए इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने का सरकार ने उपाय किया। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है भाई? इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जांपल्स है जहां पे सरकार ही ऑनर हो और सरकार प्रॉफिट मोटिव से गाइड ना हो करके पब्लिक वेलफेयर के नजरिए से काम करे, वो होता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जहां मालिकाना हक किसके पास हो? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास हो। तो बोल रहा पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। भाई मैं जब पहले पढ़ा रहा था तब मैंने कहा कि देश जब आजाद हुआ तो देश में बेसिक इंडस्ट्रीज नहीं थी, जैसे आयरन स्टील, सीमेंट वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह की इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो वो सारा इंडस्ट्री सेटअप कौन करेगा? सरकार। तो सरकार कैसे करेगी? खुद करेगी क्या? नहीं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के मदद से। फिर रीजनल डेवलपमेंट, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ज्यादातर अपना इंडस्ट्री कहाँ खोलती थी? वहां जहां बैकवर्ड एरियाज हैं, जहां पे कोई खोलना नहीं चाहता है। करीब करीब एक टाइम था जब 5 करोड़ लोग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में, 5 करोड़ या 2 करोड़, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है, लोग काम करते थे। अब नहीं करते हैं क्योंकि अब बहुत सारी पब्लिक इंटरप्राइजेस को बेचा जा चुका है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस रोजगार देती थी बहुत ज्यादा मात्रा में। सर्विस मोटिव का मतलब है कि पब्लिक यूटिलिटी की जो सर्विसेज है वो सरकार कम दाम पे मुहैया कराती थी। अब देखो जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी सरकार के कंट्रोल में है वहां बिल कम आता है, जैसे ही प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जाता है दाम बढ़ जाता है। अब प्राय देखोगे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वहीं पे थी जहां पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आना चाह रहा था या प्राइवेट सेक्टर उस टाइम नहीं आ पाया। तो एक तरह से सरकार ने मोनोपोली ही क्रिएट कर लिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन में भी सरकार ने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बनाए, जैसे रोड के लिए, रेलवे के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मॉडल एम्प्लॉयर, सरकार खुद पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को चला करके बाकी लोगों को बताना चाह रही थी कि देखो एम्प्लॉयर कैसे होता है। सरकार अच्छा पेमेंट करती थी, अच्छा इंसेंटिव देती थी, बोनस वगैरह, तो मॉडल एम्प्लॉयर का काम कर रही थी। प्रोटेक्शन ऑफ सिक इंडस्ट्रीज, जो सिक इंडस्ट्रीज थी, जैसे होता क्या है कि एक बाप के 2 बेटे, एक करोड़पति है और एक हैंडीकैप्ड है, कमाता नहीं है, ऊपर से बाप का ही पैसा खर्च कराता है। तो बाप होता है, वो तो दोनों का ही इक्वली केयर करेगा। तो सिक इंडस्ट्रीज का प्रोटेक्शन भी सरकार करती थी। गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। इकोनॉमीज ऑफ ऑपरेशन,
भाई जैसे बीएसएनएल पहले क्या था, जब कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं थी तो बीएसएनएल पूरे देश में कम से कम किफायती दाम पे टेलीकॉम की सुविधा दे रही थी। अब पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन में? तो भाई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज सेविंग्स में एक अच्छा खासा परसेंटेज, कैसे बताऊं मैं तुमको, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हमारे देश का जो भी ग्रोथ सेविंग्स है उसमें उसका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। परसेंटेज में अगर आपको बताऊं तो 2.1%। अब आपको एक बार तो लग रहा है कि ये 2.1 बहुत कम है, बट जो देश का सेविंग्स है उसके तुलना में देखोगे तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। फिर 50-51 में कैपिटल फॉर्मेशन 2.5% था जो 7.8% हो गया 12-13 में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात अगर की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बार बार बता चुका हूँ, रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे जब भी हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग होता था तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को प्रायोरिटी पे रखा जाता था। मतलब देश का कहा जाता है ना विकास का इंजन पब्लिक सेक्टर को ही बना के रखा गया है। पिछले 10 साल में ये अवधारणा चेंज हुई है, क्योंकि आप लोग जब पढ़ रहे हो तो पब्लिक सेक्टर का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट सीयू के भीतर जो पढ़ाया जा रहा है वो 10 साल पुराना ही बुक को फॉलो करता है, ट्रेंड को फॉलो करता है, इसी को लेके चलना है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, भाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जहां जहां हैं कम कंपनियां हैं, बड़े लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है तो इकोनॉमीज भी उनको मिल पाता है। जैसे आप ओएनजीसी का एग्जांपल ले लो, बीपीसीएल का ले लो, एचपीसीएल का ले लो, ये सारा। रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज है वहीं पे इनको लगाया जाता था, तो कुछ हद तक बैकवर्ड और डेवलप्ड एरियाज का बीच का डिफरेंसेस कम हुआ है। एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने अच्छा काम किया। एक्सपोर्ट प्रमोशन माने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारे देश में माल आ रहा है अब हम उसको खुद बनाएंगे तो इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। और सोशल ऑब्जेक्टिव, भाई सरकार का दायित्व क्या होता है? पब्लिक का सेवा करना। सरकार तो सेवक है ना, मोदी जी क्या बोलते हैं, मैं चौकीदार हूँ। तो अच्छा से पब्लिक की सेवा करना, और सेवा करने के लिए ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बनाया गया था। लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर वैसा काम नहीं कर पाया। इसका रीजंस क्या क्या है? नंबर 1, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। भाई सरकार 100% पे सरकारी संस्था कभी काम नहीं की, 50%, 60% पे करती थी। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब हुआ कि अगर उसको दरकार है 100 करोड़ का तो वो 200 करोड़ रुपया उसको दे दिया गया, उसका इनपुट आउटपुट रेशियो पूरा खराब हो गया। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर क्या होता है? पहले फाइल ए के पास से बी के पास जाएगा, 2 महीना बाद सी के पास जाएगा, 3 महीना बाद डी के पास जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? सारा काम एक ही दिन में हो जाता है। मतलब अगर एक फाइल को ए से डी के पास जाना है तो तुरंत ए डी को फोन करेगा और अपना काम करके खत्म करेगा। तो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर प्राइवेट सेक्टर में नहीं काम करता है। अनरेम्यूनरेटिव प्राइसिंग, अनरेम्यूनरेटिव प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि सरकार का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना था ही नहीं। शुरुआत से ही सरकार हमेशा सोशल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए काम करती थी। तो जब देखो कोई भी बिजनेस तभी ग्रो कर सकता है जब आप उससे प्रॉफिट कमाओगे, नहीं करोगे तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। हायर सोशल कॉस्ट, रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, टाउनशिप बनाओ, कुछ भी बनाओगे तो एक कॉस्ट लगता है।
और वो बहुत ज़्यादा लगता था। सरकार ने ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया। पब्लिक सेक्टर उतना पैसा ले नहीं पाती थी, अल्टीमेटली वो लोग सिक होते गए। अब होता क्या था, मान लो एक इंडस्ट्री है एक्स, एक है वाई, वाई सिक इंडस्ट्री है, तो बोला गया एक्स को कि तुम वाई को एब्जॉर्ब कर लो, टेक ओवर कर लो। तो एक तो ये बीमार, अब पब्लिक सेक्टर पहले से ही थोड़ा बीमार, तो बीमारी क्या हुई और बढ़ गई। इंटरफेरेंस का मतलब है कि भाई नेताओं का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता था सरकारी सेक्टर से। कोई भी मंत्री, कोई भी नेता बीच बीच में इंटरफेयर करता ही रहेगा। प्लानिंग भी इनकी इम्प्रॉपर तरीके से होती थी, कभी भी अच्छे तरीके से प्लानिंग करके काम करेंगे नहीं। रीजन क्या था कि इनको चलाने वाले लोग खुद ही योग्य नहीं थे, लेस रिम्यूनरेटिव। अभी मैंने बताया कि सरकार इतना ज्यादा पैसा लगा रही है, ओवर कैपिटलाइज कर दे रही है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, और आप कॉस्ट का भी पैसा वसूल नहीं कर रहे हो, तो रेम्यूनरेटिव कहाँ से रहेगी। ओवर स्टाफिंग, स्टाफ की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। आर्गुमेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन, बोला कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रही है तो आप प्राइवेट कर दो। बोला प्राइवेट करोगे तो अकाउंटेबिलिटी रहेगी। एलपीजी मंत्रा अगेंस्ट एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, बोला the current buzzword are liberalization, privatization, globalization. To move in tune with global situation, privatization seems to be better answer. बोल रहा है कि अगर पूरा दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो पब्लिक सेक्टर छोड़ो, प्राइवेटाइजेशन करो। प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा, गवर्नमेंट का एब्सेंस, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा। और बोल रहा है कि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर आइटम्स को तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, सरकार का जो बर्डन था, सब्सिडी बर्डन, भाई कोई सिक इंडस्ट्री थी उसको चलाने पे सरकार जो खर्चा कर रही थी वो भी बंद होगा। और सरकार क्या करेगी, इनको प्राइवेट करके जो पैसा बच रहा है उसको जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर से उनको मॉडर्नाइज करे। मॉडर्नाइज करेगी तो उनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मैनेजर्स अच्छे रखे जाएंगे तो उनका डिसीजन मेकिंग भी बढ़ेगा। और सिक इंडस्ट्रीज का रिवाइवल एक तरह से पब्लिक सेक्टर का लायबिलिटी होते जा रहा था। लायबिलिटी हमेशा अच्छा नहीं होता है। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, कॉस्ट कॉन्शियसनेस, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पब्लिक सेक्टर में बहुत जरूरी था। इसके चलते भी प्राइवेट करना जरूरी हो गया। अगेंस्ट में बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी हमेशा, बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर भी इनएफिशिएंट रहता था, मतलब हमेशा एफिशिएंट रहता है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। इसके लिए 50 से लेकर 90 तक का डाटा है लोगों के पास। बोला कि प्राइवेट तो कर दोगे बट पब्लिक सेक्टर ने अभी अपना पूरा काम नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं किया है कि हम प्राइवेट सेक्टर के भरोसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करा ले। और मान लो प्राइवेट कर भी दोगे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कौन करेगा। और प्राइवेट सेक्टर को अगर आप, सॉरी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट करोगे तो एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा, बिजनेस हाउसेस का मोनोपोली बढ़ जाएगा। जैसे आज का डेट में देखो, मुकेश अंबानी एक तरह से अपना मोनोपोली क्रिएट कर ही लिया है, बहुत पैसा हो गया उसके पास, जो बातें सोची जाती है वो होती भी हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ऐसी यूनिट्स को क्यों खरीदेगा जो ऑलरेडी घाटे में चल रही है। फिर बोला कि आप ऐसे प्रोजेक्ट से अपना काम हटाओ जो लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड का प्रोजेक्ट हो। लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि जिनमें पैसा लगाने के बाद इनपुट आने में एक टाइम लगता हो, आप वो सबको खत्म करो। खत्म करके क्या करो, कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा ध्यान दो जिससे तुरंत पैसा आए। और
बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट चलाएगा जिससे तुरंत पैसा है, इकोनॉमी का नीड्स को ध्यान में रख करके वो काम नहीं करेगा, और वो इस चीज को भी इग्नोर करेगा कि क्या स्ट्रेटेजिक सेक्टर है इकोनॉमी के लिए, उस पर भी काम नहीं करेगा, वो हमेशा पैसे को ही देखेगा। हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर भी कोई एक्सपर्ट तो है नहीं कि वो तुरंत सब कुछ बदल देगा, और बोल रहा है कि ऑनरशिप चेंज करने से कुछ नहीं होता है। आप देखो कि इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट एंड पैटर्न ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इंडियाज पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि सरकारी जो संस्थाएं हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, इनको धीरे धीरे सेल करना, प्राइवेट सेक्टर्स को देना, डिसइन्वेस्टमेंट है। ये बेटा एक बार आप खुद से रीड करना, इसमें जो पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस है, मतलब मैं पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, उसके बावजूद देखो अभी तक मैंने किसी भी चीज को नहीं बोला कि आप अच्छा से पढ़ो, बट इसको रीड जरूर करना एक बार। पहला पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग का मतलब हुआ कि सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम तो चालू किया, लेकिन हाफ हार्टेड, हैस्टी, अनप्लान्ड मैनर में किया। सरकार ने जस्ट टारगेट रख दिया कि हमको इतना रुपया चाहिए, और कैसे चाहिए, किसको बेचना नहीं बेचना, वो ध्यान में नहीं रखा। और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट था। प्राइवेटाइजेशन हुआ, लेकिन किसका हुआ? प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का हुआ। सरकार ने जो टारगेट रखा वो कभी मीट नहीं कर पाती थी, और हमेशा किसी कंपनी का वैल्यू अगर 100 करोड़ है तो उसको 80 करोड़ 60 करोड़ में ही बेचा जाता था। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। चलो बच्चों, यहीं तक इसको रखता हूँ, आगे अगला वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करूंगा।